अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन के बीच रिश्तों में नरमी देखने को मिल रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत दौरे पर आने वाले हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वांग और डोभाल दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं जो सीमा विवाद से संबंधित बातचीत का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन का दौरा करेंगे। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर आया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी वो गीदड़ भभकी दे रहा है। पहले उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत पर हमला करने की धमकी दी और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सिंधु के पानी को लेकर धमकी दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि पाकिस्तान जो भी बोलता है वो बकवास है और अब उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को एक बात समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, और यदि आतंकवादी हमले हमारे नागरिकों पर होते हैं तो इन्हें युद्ध के रूप में देखते हुए हम उसका जवाब देंगे, और वही ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बकवास बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि भारत के पास ब्रह्मोस और पाकिस्तान है और अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने अबेंस में रखा है। अब अबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। इधर भारत, रूस और चीन की तिकड़ी भी बन रही है। तो दुनिया में क्या एक नई धुरी बनने जा रही है? ऐसे में भारत का क्या है ट्रम्प कार्ड? आवाज़ अड्डा में आज हम करेंगे इसी पर बात। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को वोटरों के हित में बताया है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं है। कल कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। कोर्ट की टिप्पणियां SIR का विरोध कर रही पार्टियों और संगठनों के लिए एक झटका है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है सोनिया गांधी देश की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई थी। सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ और उन्हें नागरिकता 1983 में मिली। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि हारने के बाद राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे।
सोनिया गांधी पर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम तब की सरकार ने नहीं, चुनाव आयोग ने जोड़ा था। आज चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना सिंसियर है वोटर लिस्ट को तैयार करने में। और सोनिया गांधी तो कोई मामूली हस्ती थी नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री की बहू थी। और उस समय चुनाव आयोग को तो हम एक स्वतंत्र संगठन मानते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसी गलती की या ऐसा कोई काम किया है तो उसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी, उसके लिए तो वो जिम्मेदार होगी। पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें जान का खतरा है। ये खतरा उन्होंने सावरकर मानहानि केस को लेकर जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की है कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगा। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चीफ जस्टिस बीआर गवई पुनर्विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने सोमवार को सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर शेल्टर में डालने का आदेश दिया था। इसके बाद जहां आरडब्ल्यूएस और बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की थी, वहीं पशु प्रेमी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस फैसले को अव्यावहारिक और क्रूरता करार दिया था। आज सुबह चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा रखा गया और उन्हें ये भी बताया गया कि मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा था कि सभी जीवों के प्रति करुणा संवैधानिक मूल्य है। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को बैन करने का फैसला विरोधाभास पैदा करता है। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा है कि मैं इस मामले को देखूंगा। इसमें हजारों पशु प्रेमियों में एक उम्मीद भी जगी है। बिल्डर और अधिकारियों के बीच साठगांठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा अथॉरिटी के कामकाज को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने एसआईटी बनाकर अधिकारियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बाकी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के गठजोड़ की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के कामकाज के ऊपर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मुआवजा जरूरत से ज्यादा दिया गया। खासतौर पर कि 20 मामले ऐसे थे जहां पर मुआवजा कम बनता था, लेकिन भारी मात्रा में मुआवजा एक्सेसिव दिया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1100 मामलों में मुआवजा देने के लिए कहा था, लेकिन यह मुआवजा 1192 मामलों के अंदर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच करने की जरूरत है। नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके बैंक अकाउंट्स को खंगालने की जरूरत है। उनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, उनके रिश्तेदारों के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, इसकी जांच करने की जरूरत है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो पूरी कामकाज है उसमें किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी है उसको भी निर्देश दिए कि आप इसको लेकर के एक कमेटी का गठन कीजिए और वहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी की यहां पर आप नियुक्ति कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लेकर के एक नई कमेटी का गठन कर दिया है जो इस सारे गठजोड़ की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने देगी और सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्तों के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। इस बार त्योहारों में खाने के तेलों के दाम आपको रुला सकते हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत में खाने के तेलों पर भी पड़ सकता है। क्या है इसकी वजह, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं असीम मनचंदा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल के दामों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। पाम ऑयल अपने 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस वक्त अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो वहां पर $4400 रिंगिट प्रति टन पाम ऑयल का भाव चल रहा है और खासतौर पर कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली है। तो इसका असर सीधे सीधे आपके खाने के तेल के ऊपर देखने को मिलेगा। भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा तेल आयात करता है और इन सब फैक्टर्स के चलते आपके जो खाने का बजट है वो भी बिगड़ सकता है। खासतौर पर भी बता दूं कि पिछले कई महीनों से खाने के तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब खाने के तेलों के दामों में 15% से लेकर के 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब जल्दी ही त्योहारों की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में खाने के तेल के दाम आपके स्वाद का जायका बिगाड़ सकते हैं।
शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 304 पॉइंट चढ़ा है। निफ्टी ने 132 पॉइंट की बढ़त ली है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट की डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते के दूसरे आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने बियर्स को किस तरीके से चेस करके बुल्स में अच्छा खासा जोश भरता हुआ दिखाई दिया है। मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस हमें यहाँ पे हरे निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मेटल्स में, रियलिटी में, फार्मास्यूटिकल्स में एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में दिखाई दिया है। इनफैक्ट मिड कैप में भी आज जो जोश है वो जोरों शोरों से बनता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखा गया है। कल जो मार्केट आवर के बाद नंबर्स आए थे वहां का रिएक्शन आज सीधा हमें देखने को मिला है। सबसे पहले निफ्टी के नंबर्स की बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल नंबर आए थे, नंबर के बाद 8% का इजाफा। हिंडाल्को नंबर्स के बाद 5% की तेजी। डॉक्टर रेड्डीज में करीबन 2.5% का इजाफा और हीरो मोटोकॉर्प भी आज करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, टाइटन और आईटीसी हल्की फुल्की गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिया। बात करते हैं मिड कैप। भारत डायनामिक्स नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद ये जोश देखने को मिला है। इनफैक्ट जो बाकी के कैपिटल मार्केट स्टॉक है वहां पे भी जो जोश था वो फुल मोमेंटम में बना हुआ था। बीएसई 5.5% की तेजी। नायका नंबर्स के बाद शानदार परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री। एल्केम लैबोरेटरीज, इसके परसों नंबर आए थे और परसों से जो जोश है वो जोरों शोरों से है। लूजिंग पॉकेट में एसजेवीएन, सुज़लॉन एनर्जी, ऑयल इंडिया और साथ में भारतीय हेक्सा में आज थोड़ा सा जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया है, लेकिन मेजॉरिटी हम नंबर्स देखें तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं और बाजार का जो जोश है आज काफी ज्यादा हाई मोमेंटम में था। नॉन सर्टिफाइड सिम्युलेटर के इस्तेमाल पर डीजीसीए ने के नोटिस को इंडिगो एयरलाइंस गंभीरता से ले रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि हिंडन और नवी मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स के खुलने पर इंडिगो भारत में 95 डेस्टिनेशंस तक पहुंच बनाएगा। कंपनी इजाज़त मिलने पर चीन की उड़ानों के लिए भी तैयार है। Which new destinations can we expect this year from Indigo? What is your expansion plan for this year? You know, we have started recently flights to Hindon and Adhampur that brings our domestic destinations to an incredible 93 already. We are awaiting the opening of Navi Mumbai and Jewar here in close to Delhi in UP. With these openings, we'll be having 95 domestic destinations. That already makes that 90% of the Indian population lives within 100 kilometers of the Indigo-served airport. I think the big expansion we're now targeting is the international focus. We recently started flights from Mumbai into Manchester, first direct connection from Manchester into India and Amsterdam. And by the winter season, we start Copenhagen and London Heathrow. That's obviously a big thing. And then early next year, we are targeting to start Athens, which clearly for the Indian outbound traveler is going to be a wonderful destination. Government is planning to open up to China also. So if they ask you to start, are you prepared for that? You know, whenever the sort of bilateral arrangements between China and India were to enable flights, Indigo clearly is happy to start operating. Indigo was operating there prior to COVID. Indigo is known for its entrepreneurial spirit and exploring it. So if the governments were to come to an arrangement that the air travel would resume, clearly Indigo would be ready to do so. One last question. DGCA yesterday issued a notice to you. Are you taking any corrective measures for that? Every notice we get, we take very serious, including this one. क्या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं? अगर हाँ तो शुक्रिया जनाब, और अगर ना तो कृपया फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब CNBC आवाज़ का इंस्टा परिवार 2 मिलियन यानी 20 लाख का हो गया है। जी हाँ, आपका चहेता चैनल CNBC आवाज़, इसके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि बिज़नेस न्यूज़ की दुनिया में सबसे ज़्यादा है, चाहे हिंदी बिज़नेस न्यूज़ चैनल हो या इंग्लिश। CNBC आवाज़ इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला बिज़नेस न्यूज़ चैनल है। हमारा इंस्टा परिवार हर दिन बड़ा हो रहा है। आपके चहेते एंकर अनुज सिंघल भी इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले बिज़नेस न्यूज़ एंकर्स में नंबर 1 पर है। अनुज के फॉलोअर्स की तादाद अब 6.5 लाख के पार हो गई है, और ये सब कुछ हुआ है आपके प्यार और भरोसे से। इसलिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया।
2 मिलियन एक ऐसा नंबर है जो किसी भी बिजनेस मीडिया ने, किसी भी प्लेटफॉर्म ने अचीव नहीं किया है। बहुत ही यंग टीम ने ये अचीव किया है। मुझे खुशी इस चीज़ से है कि हमने ये जो मुकाम हासिल किया, इसमें हमने कुछ शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं अपनाया। हमने अपने आप को एक रेलेवेंट रखा, हमारी ऑडियंस के साथ एकदम जो कंटेंट उनको चाहिए उस तक रखा। और ये जो आज 2 मिलियन का नंबर है, ये इसी का एक टेस्टामेंट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमृत भारत, नमो भारत और वंदे भारत के बाद अब नमो ग्रीन की बारी है। जी हां, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन जल्द ही पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। ये ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। अगले हफ्ते हरियाणा के सोनीपत जींद सेक्शन पर इसका ऑसिलेशन ट्रायल किया जाएगा। आइए जानते हैं कैसी होगी नमो ग्रीन ट्रेन। ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये है देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। वंदे भारत का इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये है कि इलेक्ट्रिक से एक बड़ी छलांग रेल मंत्रालय लगाने जा रहा है हाइड्रोजन की तरफ। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम नमो ग्रीन ट्रेन रखा गया है, वो बनकर तैयार हो चुकी है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका पहला रेक तैयार किया जा चुका है और अगले हफ्ते ही नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इसका ऑस्किलेशन ट्रायल किया जाएगा। ऑस्किलेशन ट्रायल किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रन से पहले हर एक पैरामीटर पर, चाहे वो क्षमता हो, चाहे वो रफ्तार हो या फिर दूसरे तकनीकी एस्पेक्ट हो, उस पर इस पूरी जो इंजन है, जो पूरी ट्रेन है, इसको परखा जाएगा। आपको बता दूं, हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच में ये ऑस्किलेशन ट्रायल होगा और रेल मंत्रालय का दावा ये है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होने जा रही है। इसमें 8 कोचेस होंगे। वहीं अगर लागत की बात करें तो एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाने पर 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि हरियाणा के जींद में ही हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिसमें रोजाना 430 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। तो डीजल से इलेक्ट्रिक और अब इलेक्ट्रिक से हाइड्रोजन की तरफ रेल मंत्रालय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण रहित ये ट्रेन होने जा रही है। कार्बन एमिशन इसमें 0 होगा। और यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी रेल मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो ब्रॉड गेज की लाइनें हैं, वहां पर 95% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। तो जीरो इमिशन टारगेट की तरफ रेल मंत्रालय तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो ऑस्किलेशन ट्रायल अगर सफल रहता है तो उम्मीद की जा रही है इस साल के आखिर तक आप इसे पटरी पर दौड़ते हुए देखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। बाजार भी देशभक्ति के रंग में रंग चुके हैं और तिरंगे से लेकर सजावटी सामान तक जबरदस्त बिक्री हो रही है। देशभक्ति के इस जोश और बाजार की रौनक का जायजा लिया केतन जोशी ने। स्वतंत्रता पर्व मनाने की जोरों से तैयारियां चल रही है और मार्केट में आप देखिए कि इस तरह का जो तिरंगा है उनकी काफी डिमांड है। इसके अलावा की चेन भी है, टोपी भी है, खेस भी है और डायरी भी है। अलग अलग चीजें हैं। और क्या इस बार मार्केट रहने वाला है और कैसा रिस्पॉन्स है, जानते हैं किन्नर भाई से। बताइए जी। जब से नरेंद्र भाई ने 75 साल की सालगिरी का उत्सव मनाने के लिए आह्वान किया है, तब से लगा कि आज 3-4 साल हो गए, लगातार उसी में बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे पास अगस्त के शुरुआती 1 तारीख से लगा के 15-14 तारीख तक जो अगस्त रहता है, वहाँ पे झंडे हैं, टी शर्ट है, टोपी है, खेस है, ऐसी ट्राई कलर की बहुत सारी आइटम हम यहाँ पे, हमारी ये जो कंपनी है आरती टेक्सटाइल, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और पूरे भारत भर में, ज़्यादातर साउथ की स्टेटों में और गुजरात में, वहाँ पे हम प्रोडक्शन करके सबसे ज़्यादा तिरंगा जो कॉन्सेप्ट, अभी नया नया कॉन्सेप्ट आया है, तिरंगा यात्रा, जो गली और शहर में जो तिरंगा यात्रा निकलती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैग चलते हैं। फिर फैंसी टोपी है, टी शर्ट है, ये सब सुशोभित करने के लिए जो आइटम चलती है, उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी जो हमारा स्वतंत्रता पर्व है वो धाम-धूम से पूरे देश में मनाया जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।
मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी नई कार CLE 53 4मैटिक प्लस कूपे लॉन्च की है। इसकी कीमत करीब 1,35,00,000 रुपए है। इसमें आपको C क्लास की परफॉर्मेंस और E क्लास का शानदार कॉम्बो मिलेगा। 3 लीटर ट्विन टर्बो इंजन वाली ये लग्जरी कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 4.2 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लग्जरी कूपे देश भर में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। अभी हमने जो गाड़ी इंट्रोड्यूस किया है द CLE 53 AMG इज ए डिफरेंट प्रोडक्ट। ये गाड़ी मतलब द नेम इटसेल्फ C क्लास की एजिलिटी, E क्लास का लग्जरी और AMG का परफॉर्मेंस, इट्स ए कंप्लीट पैकेज एट अ प्राइस ऑफ 1.35 करोड़। सो कस्टमर इसे ट्रैक में भी यूज कर सकता है, अपने दफ्तर जाने भी यूज कर सकता है एट द सेम टाइम। सो प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज some track performance both are guaranteed with this car. So from the sales expectation, हमारे पास already एक GLC 43 AMG coupe है around 1.15 crores. Now this car sits on top of it, much more I would say power, also a 6-cylinder engine. So we clearly expect a 3-digit sales coming out of this car. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो आप रहिए अपडेट खबरों से, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।